बीए तृतीय वर्ष के सामाजिक अनुसंधान के प्रथम पेपर के चौथे यूनिट में हमने निदर्शन प्रणाली को देखा था पिछली कड़ी में कि निदर्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और निदर्शन क्यों किया जाता है, उसका अनुसंधान में उसकी क्या उपयोगिता है। आज हम देखेंगे कि निदर्शन की चुनाव प्रणाली क्या है। निदर्शन का चुनाव भी उत्तम निदर्शन का एक पक्ष है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसके लिए अनुभव और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। निदर्शन के चुनाव में एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के हम सही निदर्शन का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण अनुसंधान और सिद्धांत निदर्शन पर ही निर्भर करते हैं। ऐसा न हो कि अंत में जब अनुसंधान कर लिया जाए तो पता चले कि हमने जो अनुसंधान किया वह गलत पक्ष पर आधारित है, उसका निदर्शन सैंपल सही नहीं था। इसलिए सैंपल के चयन के लिए हमें बहुत सी प्रक्रिया से गुजरना होता है। सब पहला है समग्र का निर्धारण। जिस समूह या क्षेत्र से निदर्शन का चुनाव किया जाता है उसे समग्र कहते हैं। निदर्शन निकालने का सर्वप्रथम चरण है समग्र को तय करना। समग्र दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। उदाहरण के लिए से एक महाविद्यालय के छात्रों की संख्या एवं गांव तथा नगर की जनसंख्या और भौगोलिक सीमा निश्चित होती है। ऐसे समग्र में इकाइयों को हम निश्चित रूप से जान सकते हैं, लेकिन कई बार समग्र की इकाइयाँ अनिश्चित होती हैं। अनिश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा भी नहीं होती है। ऐसे समग्र की अनिश्चितता का कारण ही इसकी निरंतर परिवर्तनशीलता है। अतः निदर्शन के चुनाव से पूर्व हमें समग्र का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारा समग्र कोई भी भौगोलिक इकाई, गांव, नगर, संस्था, समुदाय, सामाजिक घटना कुछ भी हो सकता है। दूसरा, निदर्शन की इकाई का निर्धारण। समग्र के निर्धारण के बाद दूसरा चरण निदर्शन की इकाई को तय करना है। यह हमें तय करना होगा कि हमारे निदर्शन की इकाई क्या होगी। यह इकाई व्यक्ति, संस्था, परिवार, समूह कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला भौगोलिक इकाई, जैसे एक राज्य, जिला, नगर, गांव, वार्ड आदि। दूसरा भवन संबंधी इकाई, जैसे परिवार, स्कूल, क्लब, चर्च, समिति आदि। तीसरा समूह संबंधी इकाई, जैसे परिवार, स्कूल, क्लब, चर्च व समिति आदि। चौथा व्यक्तिगत इकाई, जैसे व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, श्रमिक, छात्र, अध्यापक, कृषक, डॉक्टर, कुछ भी। इकाई सदैव स्पष्ट, भ्रमरहित, निश्चित व विषय के अनुरूप होनी चाहिए, जो कि अध्ययनकर्ता को आसानी से उपलब्ध हो सके। तीसरा, स्रोत सूची। वह सूची जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों के नाम होते हैं स्रोत सूची कहलाती है। इसको कहा जाता है सोर्स लिस्ट। यह स्रोत सूची तैयार भी मिल सकती है और तैयार कराई भी जा सकती है। यह सूची प्राप्त करने के लिए पार्टन ने कई सोर्स बताए हैं, जैसे जनगणना रिपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, वेतन वितरण सूची एवं करदाता, विद्यार्थियों, अध्यापकों, मकान मालिकों की सूचियां विभिन्न दफ्तरों से प्राप्त की जाती हैं। एक अच्छी स्रोत सूची के लिए आवश्यक है कि वह पूर्ण, नवीनतम, वैध, विश्वसनीय, विषय अनुरूप एवं सरलता से प्राप्त की जाने वाली हो सकती है, और जहाँ से हमने प्राप्त किया गया वह भी विश्वसनीय होना चाहिए। चौथा है निदर्शन का आकार, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। निदर्शन प्रक्रिया का चौथा चरण निदर्शन के आकार का निर्धारण है। निदर्शन का आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं, बल्कि समग्र की संख्या एवं प्रकृति के उपयुक्त होना चाहिए। निदर्शन के आकार का परिशुद्धता की मात्रा, समय, लागत तथा संगठन से सीधा संबंध है। निदर्शन का आकार क्या हो यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे समग्र की सजातीयता क्या है, विषमता क्या है, अध्ययन की प्रकृति क्या है, अध्ययन की विधि क्या है, वर्गों की संख्या क्या है, समय व धन की उपलब्धि कितनी है, आदि आदि। फिर है पांचवा, निदर्शन पद्धति का चुनाव। निदर्शन प्रक्रिया का अंतिम चरण समग्र से निदर्शन निकालने की विधि का चयन करना है। निदर्शन पद्धति का चुनाव अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समग्र व कार्यकर्ताओं की उपलब्धि व साधनों पर भी निर्भर करता है। निदर्शन पद्धति ऐसी हो जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता हो। निदर्शन निकालने में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। दैव निदर्शन, सविचार निदर्शन, स्तरित अथवा निर्दिष्ट निदर्शन विधियों में से किस विधि का चुनाव किया जाएगा, यह निर्णय अनुसंधानकर्ता को लेना पड़ता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी सूझबूझ एवं अनुसंधान संबंधी अनुभव के आधार पर ही करता है। अब हम ये देखेंगे निदर्शन प्रणाली महत्वपूर्ण क्यों है या उसके गुण क्या हैं। निदर्शन पद्धति का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में संगणना अनुसंधान बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि इसमें समय, धन, श्रम अधिक मात्रा में चाहिए और विशाल क्षेत्र के लिए यह विधि अनुपयुक्त भी होती है। रोनाल्ड फिशर कहते हैं कि विभ्रमों के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होने के कारण निदर्शन में सूक्ष्मता व परिशुद्धता की धारणा प्रारंभ से ही प्रधान रहती है। निदर्शन बहुत गुणी है। गोडे व हैट कहते हैं निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है।
किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे तक व्यय करने की अपेक्षा वह समय को विभिन्न दृष्टिकोणों में परीक्षा करने में प्रयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि वह थोड़े मामलों का गहन अध्ययन कर सकता है, अर्थात कुछ का अध्ययन करके समग्र पर लागू किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैंपल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल ग्रुप, होल ग्रुप। अब निदर्शन पद्धति के गुण बताए गए अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, समय की बचत होती है, समय नहीं होता इसलिए समय की बचत होती है। दूसरा, धन की बचत होती है। तीसरा, श्रम की बचत होती है। चौथा, गहन अध्ययन संभव हो पाता है। पांचवा, परिणामों की परिशुद्धता रहती है। छठा, तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जा सकती है, क्योंकि जो भी तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उनकी विश्वसनीयता की जांच की पुनर्परीक्षा की जा सकती है। पुनः जांच के लिए उनमें से कुछ इकाइयों का चयन कर पुनः अध्ययन करना बहुत ही सरल कार्य हो जाता है। और सातवां, प्रशासनिक सुविधा। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंधक और प्रशासन सहयोग करता है ताकि सूचनाएं संकलित की जा सकें और परेशानी भी कम हो। और अंतिम है, निदर्शन की अनिवार्यता। कई बार सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से जब क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हो तो क्षेत्र में इकाइयों की संख्या अधिक हो तो निदर्शन का चुनाव करना ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से फिर अध्ययन कर पाना, संपर्क कर पाना बहुत कठिन स्थिति हो जाती है। इसी के साथ गुण के साथ ही साथ निदर्शन प्रणाली में कुछ दोष भी बताए गए हैं, यानी उसकी क्या उसमें माइनस पॉइंट है। इसके दोष या सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला, पक्षपात की संभावना रहती है। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई, क्योंकि समग्र का प्रतिनिधित्व करें किंतु प्रतिनिधित्व निदर्शन का चयन स्वयं एक अपने आप में कठिनाई है। फिर है विशेष ज्ञान की आवश्यकता, जो कि अधिकतर नहीं होता। ये तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए विशेष ज्ञान भी नहीं होता अनुसंधानकर्ता के पास, तो त्रुटियाँ कर सकता है। फिर है चौथा, निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। जब इकाइयाँ दूर दूर बिखरी हुई होती हैं तो उनसे संपर्क करना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना ही पड़ता है। तो ये परिवर्तन निदर्शन में कई बार पक्षपात भी ला देता है। फिर है पांचवा, निदर्शन की असंभावना। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में संगणना पद्धति का प्रयोग असंभव होता है, उसी प्रकार से कहीं कहीं निदर्शन पद्धति को भी काम में लेना असंभव होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की त्रुटियों के कारण, जैसे समग्र छोटा हो, उसमें विविधताएं हों, सजातीयता अभाव हो, शुद्धता की 100% आवश्यकता और प्रत्येक इकाई का अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन विधि अनुपयुक्त ठहराई जाती है। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे कि निदर्शन के प्रकार क्या हैं और हम किन विधियों से अपने अनुसंधानकर्ताओं का, अपने उत्तरदाताओं का चयन कर सकते हैं अनुसंधान के अंतर्गत। तो उत्तरदाताओं के चयन के लिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार हैं। अगली कड़ी में हम इसकी चर्चा करेंगे।